जय हिंद साथियों, देखिए समय कम बचा है और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है। तो देखिए कुल 38 प्रश्न यूपी पुलिस में जो है जीके के पूछे जाएँगे। देखिए इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जीके के, उसको देख लीजिएगा और इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ भी आपके टोटल 25 प्रश्नों का रिवीजन होगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं समय गंवाए बिना। देखिए इस वीडियो की पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ पर रखा जाए। तो ऑप्शन आपका उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए ये प्रश्न बहुत ही एक तरीके से कहा जाए यूनिक प्रश्न है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। देखिए अगर किसी भी चीज़ को हम पृथ्वी के केंद्र पर रख देंगे तो उस समय उसका जो भार होगा वो सबसे कम होगा। यानी कि पृथ्वी के सेंटर में किसी वस्तु को अगर रखा जाए तो उसका भार जो है सबसे कम होगा, इसको याद रखिएगा। और दूसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी कि जो लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो देखिए ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे इस प्रक्रिया में जो है CO2 लेते हैं वायुमंडल से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से जो है अपना भोजन बनाते हैं। साथ में ये जमीन से पानी और मिनरल्स भी लेते हैं इस प्रक्रिया में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण जो है इस प्रक्रिया में जो लाइट एनर्जी है जो कि सूर्य से प्राप्त होती है उसका यूज़ करके जो है पौधे क्या करते हैं, इसको केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके इसको अपना भोजन बनाते हैं CO2 मिनरल्स और वाटर की मदद से, और इस प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तीसरा है, पीतल किसके मिश्रण से बनाई जाती है। देखिए पीतल के बर्तन तो आप सभी के घर में होंगे। देखिए पीतल बनाई जाती है जिंक यानी कि जस्ता और कापर यानी कि तांबे के मिश्रण से। तो जस्ता और तांबा यानी कि जिंक और कापर को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए वैसे तो ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, लेकिन एक जो है आपका लास्ट वाला जो ग्रह था उसको क्षुद्र ग्रह का दिया गया। तो अभी टोटल 8 ग्रह बचे हैं हमारे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। यम को जो है क्षुद्र ग्रह बता दिया गया है। तो देखिए बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर है, बृहस्पति के सबसे अधिक जो है उपग्रह हैं, इनकी संख्या है टोटल 67। देखिए बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 67 हैं यानी 67 हैं, शनि के टोटल 62 उपग्रह हैं और अरुण के 27 हैं, वरुण के 14 हैं। तो याद रखिएगा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं टोटल 67। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है एंडीज और ये साउथ अमेरिका में स्थित है और ये जो है आपका टोटल 7,242 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो एंडीज जो है ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है पूरी दुनिया की, साउथ अमेरिका में स्थित है और ये कितने क्षेत्र में फैला है, 7,742। बहुत लंबा एरिया हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाओं का जो है यहाँ पे फोटो आपको दिखेगा और यहाँ पे देखिए जो आपका ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला का एरिया है और ये आपका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और छठवां है कि भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है। तो देखिए भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। देखिए अप्सरा की स्थापना 1956 में मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में हुआ था। याद रखिएगा भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा है, इसकी स्थापना 1956 में मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में हुआ था। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो बेकार है पढ़ना। पहले उत्तर बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ, 5 सेकंड का समय है। देखिए जो आपकी कांगो नदी है, ठीक है, कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जो कांगो नदी है इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में कांगो मिले या फिर जायरे मिले, दोनों में से कोई भी एक मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिलेगा।
तो उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो कांगो या फिर जारे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और कैसे काटती है मैं अभी आपको फोटो में दिखाऊंगा। पहले आप जान लीजिए कि कांगो नदी को ही जारे के नाम से जाना जाता है, और ये 4700 किलोमीटर लंबी है। यानी कि जो कांगो नदी है कितनी लंबी है, 4700 किलोमीटर लंबी है। और ये नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। याद रखिएगा, कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पे हमारा फोटो आ गया अफ्रीका का, जो है यहाँ पे देखिए मैप दिख रहा है पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का। और ये आपका जो है इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपका कांगो रिवर है, इसको देखिए यहाँ पे एक बार काटा, फिर यहाँ से मुड़ गया, फिर यहाँ पे 2 बार काटा। तो एक बार देखिए, एक बार कांगो नदी यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है। तो कांगो नदी जो है ये इक्वेटर को जो है 2 बार काटती है, इसको याद रखिएगा। और 8वां, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। तो देखिए, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। देखिए, विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और 9वां है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे एग्जाम में पूछे जाने वाला जो अधिक प्रश्न है। तो देखिए, सबसे अधिक पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए, इसका मुख्यालय आपका है द हेग में, ठीक है। और इसको स्थापित किया गया था 1945 में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और उसको 1945 में स्थापित किया गया था। 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपका वियना में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है, तो देखिए ये वियना में है। और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, और इसका गठन जो है 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। और 11वां, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा झरना है ये आपका वेनेजुएला है। देखिए, विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना यानी कि वाटरफॉल है ये आपका है एंजल जलप्रपात, ठीक है। और इसको साल्टो एंजल के नाम से जाना जाता है। और ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। याद रखिएगा, ये जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कैरोनी नदी की सहायक नदी पर स्थित है। और वेनेजुएला में स्थित इस साल्टो एंजल जलप्रपात, जिसको एंजल जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है, ये आपका वेनेजुएला में है। इस झरने का नाम क्या है, साल्टो एंजल या फिर एंजल जलप्रपात इसका नाम है। और ये जलप्रपात जो है किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है, ये जो है रियो कैरोनी नदी की सहायक नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर, ठीक है। 12वां की गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। जयदेव सेन राजवंश के जो है दरबारी कवि तथा वैष्णव भक्त थे, ठीक है। तो सेन राजवंश के दरबारी कवि थे कौन, जो आपके जयदेव थे, और इन्होंने क्या लिखा था, गीत गोविंद नामक पुस्तक। 13वां है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आपकी थी कैरोलीन मिकेल्सन। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, आज़ादी के पहले ही, ठीक है। और राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम याद रखिएगा, कोलकाता का जो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन होता कांग्रेस का, तो इस अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट है कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। और इस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। जबकि 24 जनवरी 1950 को, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकार किया गया था, तो देखिए 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। डेट याद रखिएगा। और 15वां प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। देखिए, जो आपका द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये एक प्रवाल संरचना है, ठीक है।
देखिए जो आपका द ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रवाल रचना है। तो याद रखिएगा द ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, एक प्रवाल संरचना है जो कि कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। और 16वां है लॉर्ड ऑफ द फाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए लॉर्ड ऑफ द फाइज पुस्तक के लेखक हैं विलियम गोल्डिंग। और 17वां प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और 18वां प्रश्न है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ स्थित है। तो देखिए जो आपका विक्टोरिया पार्क है जो कि जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना है, ये आपका मेरठ शहर में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और 19वां प्रश्न है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो देखिए जो गंडक सिंचाई परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों राज्यों का एक संयुक्त प्रयास है। याद रखिएगा गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। 20वां प्रश्न है नागार्जुन कौन थे। तो देखिए नागार्जुन जो है ये एक बौद्ध दार्शनिक थे और ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे तथा उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी और जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो नागार्जुन ने जो है शून्यवाद के बारे में बात की थी और ये कनिष्क के समकालीन थे, कौन, नागार्जुन, और ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। और हमारा 21वां प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही फेमस है, ये आपका हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर जो है ये मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। फिर से सुनिए, जो आपका प्रसिद्ध कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर है ये कर्नाटक के जो है हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। 22वां प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। तो देखिए जो आपका शहद यानी कि हनी है जिसको आप बहुत प्यार से खाते हैं, तो हनी यानी कि शहद का प्रमुख घटक आपका फ्रक्टोज होता है। ठीक है, जिसके कारण शहद मीठा लगता है आपको। और 23वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। फिर से सुनिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। और जब तक देखिए एग्ज़ाम होते रहेंगे तब तक ये प्रश्न पूछा जाता रहेगा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान भारत के एक सबसे यूनिक अभियानों में से एक है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, स्वच्छता को बनाए रखना। 24वां है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये भी बहुत पूछा गया है। तो देखिए जो आपके हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे और इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना है। ठीक है, तो प्रयागराज में जो है एक प्लेस है जिसका नाम है लोकनाथ। तो इलाहाबाद के लोकनाथ में हरि प्रसाद चौरसिया जो कि भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे इनका जन्म हुआ था। और हमारा आखिरी प्रश्न यानी 25वां प्रश्न है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो देखिए जो आपका वाराणसी यानी कि बनारस है इस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और लोग बताते हैं लगभग ये 5000 साल पुराना शहर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस सीरीज़ को देखते रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।